तो हेलो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम इंटेलिजेंट एरा है। ठीक है, अब नाम बदल चुके हैं हम लोग। एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 800 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, यानी कि 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट अपने दोस्तों को बताओ कि जुड़े इस चैनल से और सब जितना भी बेनिफिट है वो लें। तो अब दोस्तों हम लोग फिर से 2015 के ही सेट पे अभी तक अटके पड़े हैं, यानी कि वीडियो थोड़ी थोड़ी आराम आराम से आ रही है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जो वीडियो है वो सोमवार, बुधवार और शनिवार या संडे, ठीक है, इनके बीच में कभी भी आ जाएगी। मतलब 3 वीडियो हफ्ते में रहेगी आपकी और वो इन टाइम के पीछे रहेगी। तो अब यहाँ पे मैं 2015 के सेट नंबर पे चल रहा हूँ, फर्स्ट पे ही, और हमने 20 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया उसमें मुझे बताओ। देखो, अब क्वेश्चन थोड़े लेंथी होने वाले हैं, तो बोर्ड में मैं अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, उनको समझाऊंगा और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, और अगर संभव हो सका तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका PDF बना के भी सेंड कर दूंगा कि आपको लिखना किस तरीके से उन क्वेश्चन को। क्लियर? तो यहाँ पे हम ज़्यादातर फोकस करेंगे समझने में, और कैसे लिखना है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी आप अपने हिसाब से लिखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब हम लोग रटने की बजाय समझने की पूरी पूरी कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रटोगे तो दिक्कत आएगी आप लोगों को, आप थ्योरी नहीं लिख पाओगे, आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाओगे, जो एक बेकार काम हो जाता है एक साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको समझना है, और फिर समझ के आप अगर कोई चीज़ समझे होगी अगर आपने, तो फिर आप वो खुद कर लोगे इसकी थ्योरी क्या चीज़ है आपके लिए। तो बस यही कंसेप्ट लेके शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 का है। और यहाँ पे इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर में आपको क्या बोल दिया है कि 2 पतले लेंस दिए गए हैं और उत्तल लेंस है, दोनों ही उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि अगर उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी कैसी होगी, प्लस की होगी। तो 2 पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि लिख देते हैं पहले 2015 का सेट नंबर फर्स्ट, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का कर रहे हैं। बहुत से बच्चे केमिस्ट्री के लिए भी कह रहे हैं, तो देखो केमिस्ट्री के लिए यार मैं आपका बना तो दूँ, लेकिन थोड़ा भी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फिजिक्स में आप अभी ध्यान लगाओ, और कुछ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछना हो तो बता देना मुझे, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं हम लोग। मैंने मान लिया उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां, ठीक है, क्रमशः F1 F2। मैंने अपने पास से मान लिया कि जो हमें उत्तल लेंस दिए गए हैं तो उनकी फोकस दूरी कितनी है, F1, F2। F1 F2 मान लिए, क्रमशः ये है। क्लियर? अब देखो F1 क्वेश्चन में दे रखा है हमें, दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में रखेंगे हम लोग, और दूसरे लेंस की भी फोकस दूरी इतनी ही दी है, 25 सेंटीमीटर। चलो इतना तो हमने पढ़ के लिख लिया कि हाँ भाई 2 उत्तल लेंस है जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 25 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपको क्या करना है, एक दूसरे के संपर्क में रख दिया, मैंने संपर्क में रख दिए, संपर्क में रख दिए, संपर्क में, मतलब अब तो मेरे को क्लियर हो रहा है कि मान लो कोई 2 उत्तल लेंस है अपने पास इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में मैंने टच करते हुए रखा। तो दोस्तों अब हमें पता चला कि संपर्क में रख दिए, मतलब ये कुछ इस तरीके से रख दिए गए लेंस। अब चलो पढ़ लेते हैं, फिर आगे बताऊंगा। अगर कह रहा है इनमें से हम दोनों ने संपर्क में अगर रख दिए तो 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 नहीं 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। इमेजिन करो कि मान लो ये दोनों लेंस थे, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पे ये वस्तु रख दी मैंने। ठीक है, यहाँ से जो भी हुआ ऐसे करके जो भी हुआ, और यहाँ पे कहीं जाके एक प्रतिबिंब इधर मिल गया। तो कह रहा है वस्तु जो कि ये थी और जो प्रतिबिंब बना ये, इनके बीच की दूरी बताओ, प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। क्लियर? वस्तु की दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं, आपको क्लियर होगा, और इसको V से। तो अगर मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में, जो कि U मुझे गिवन है, अगर मैं V और निकाल लूँ तो मैं दोनों के बीच की दूरी निकाल लूंगा। देखो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूरी दूरी। देखो क्वेश्चन में U मुझे गिवन है, V और निकाल लूँ तो मिल जाएगा। अब इन दोनों लेंसों को मैंने मान लिया एक लेंस, भैया संयुक्त लेंस बना लिया, इसको पूरे को संयुक्त लेंस बना लिया एक बड़ा सा। क्लियर? तो ये चीज चाहिए मुझे V।
तो मैं v निकालूंगा इस क्वेश्चन में और फिर दोनों को जोड़ दूंगा और ये दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। अब v कैसे निकलेगा, आपको पता है कि अगर हम दो लेंसों को संयुक्त करके रख दें तो उनकी फोकस दूरी कैसे निकलेगी, कैपिटल F इज इक्वल टू, दोनों को आप सीधा सीधा जोड़ दो उससे निकल जाएगी। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 + 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। अरे नहीं भाई गलत हो गया, गलत, ये नहीं होता फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/25 प्लस 1/25 यानी कि 2/25। क्लियर, तो f इज इक्वल टू आएगा आपका 25/2, जिसे हम लोग 12.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिख रहा मैं क्योंकि आगे गुणा बात करनी पड़ेगी। तो इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, सॉरी कैपिटल F था, अचानक से मैंने स्मॉल f बना दिया। तो इतना तो क्लियर हो गया हम लोगों को, संयुक्त लेंस की फोकस हुई। अब u कितना दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर। प्लस का होगा माइनस का, u हमेशा माइनस का आता है, ये बात पता होनी चाहिए। वस्तु हमेशा इधर की तरफ रहेगी लेंस से, तो माइनस का इतना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सीधा सीधा लगाऊंगा, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, 1/f की जगह 25/2, ये हमें पता नहीं, माइनस माइनस का 15। ठीक है, 25, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा। अरे क्या हो गया, ये 25 नहीं दे रखा, सॉरी 15 नहीं दे रखा। ठीक है, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। 2 ऊपर चला गया, 2/25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया इधर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/25 माइनस का 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब इसकी गुणा भाग कर लो जरा। 25 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 25 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 5 पंजे 25, 25 या 75। ठीक है, तो 75 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 25 या 75 6 माइनस, और ये कितनी बार जाएगा आपका 15 से कितनी बार जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, 4 और 5 बार। ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/75 यानी कि v इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो ये आंसर नहीं आया हमारा, ये अभी तो हमारे पास कितना आया, v आया। तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब उधर की तरफ बन रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड में, क्योंकि प्लस का आ रहा है इसलिए प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, देखो वस्तु ये, प्रतिबिंब के बीच की दूरी अभी आपको बताया है, और वस्तु के बीच दूरी ये क्या हो जाएगा, u प्लस v। ठीक है, तो u है 15, v है अपने पास 75, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। तो ये पूरा का पूरा सवाल था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, फिर हम लोग सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपसे कह रहा है हाइगेंस के सिद्धांत का यूज करो और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये हर साल और बहुत बार आया भी है। तो अब देखो इतना बड़ा थ्योरी वोरी तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि ये अपवर्तन का कैसे करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो थ्योरी लिखना बहुत ईजी होगा अगर ये समझ लोगे आप लोग, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं जो है हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। कौन से अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, अपवर्तन की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको हाइगेंस का सिद्धांत भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में क्या बोला था, मैं मोटी मोटी 2 लाइन बता रहा हूँ आपको। नंबर फर्स्ट उसने बोली थी कि जो तरंगाग्र होगा, ठीक है, मान लो ये आपकी तरंगे चल रही है कुछ इस तरीके से सामने सामने, तो हाइगेंस ने बताया जो तरंगाग्र होगा, तरंगाग्र क्या, जहाँ पे सारे के सारे कण समान कला में होंगे, वो हमेशा तरंग संचरण के लंबवत होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। जो भी तरंग चलेगी उसके लंबवत होगा हमेशा। तो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया ये,
थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ये इस तरीके से, ऐसे ही दूसरा बनेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो आपकी जो भी तरंग चल रही होगी तरंगाग्र उसके लंबवत होगा, ये क्लियर होना चाहिए पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक तरंगाग्र बना दिया स्टार्टिंग में, ये क्लियर, ये तरंगाग्र बना दिया जब टाइम t बराबर 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली चीज है। पहला कंसेप्ट आपका ये था कि तरंग तंत्रण के लंबवत बन रही है, जो भी है तरंगाग्र। सेकंड कंसेप्ट में उसने बोला कि हमने मान लिया कि जब टाइम 0 है तब तरंगाग्र यहाँ पे है, ठीक है। अब जब टाइम t हो गया, t टाइम हो गया, तब तरंगाग्र कहाँ बनेगा, ठीक है, तब तरंगाग्र कहाँ बनेगा। तो उसके लिए उसने बताया था अपने इस कंसेप्ट में कि मान लो जो तरंगाग्र है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो कण है वो अब क्या करेंगे, द्वितीय तरंगिकाएं बन जाएंगी, मतलब प्रकाश के नए स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। मान लो पहले से कहीं से प्रकाश स्रोत से यहाँ से लाइटें आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पड़े ये द्वितीय तरंगिकाएं बन जाएंगी, मतलब ये भी अब प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे। तो ये जो प्रकाश स्रोत बन गए नए, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये भी अपनी तरफ से फिर तरंगे निकालेंगे, जिसकी चाल क्या होगी, जिसकी चाल जो होगी वो होगी प्रकाश की चाल के बराबर है। तरंग की पुरानी चाल जो पहले चाल थी वो प्रकाश की चाल, ठीक है। मतलब यहाँ से अब ये तरंगे कुछ इस तरीके से ये सब निकालते रहेंगे अपने अपने सारे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें करना क्या है, टी समय बाद एक नए तरंगाग्र की पोजीशन चेक करनी है कि भाई कहाँ बन रहा है नया तरंगाग्र। तो हमने मान लिया कि ये v स्पीड से चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। टी समय बाद ये यहाँ पे आएगा, कुछ दूरी तय करेगा, चाप बनाएगा, तरंगाग्र इधर आ जाएगा, क्लियर। क्या दूरी रहेगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगी, v t। भैया दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल मैंने v मान रखी है इसकी और समय t हो गया। सेम टू सेम ऐसे इसकी, ऐसे ही इसकी और ऐसे ही इसकी, ठीक है। जरा थोड़ा ढंग से बना लेते हैं इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, आपको नए तरंगाग्र की स्थिति के लिए कुछ नहीं करना, आपको इन सबसे मिलाता हुआ एक लंबवत इस तरीके से एक पृष्ठ खींच देना इस तरीके से, जो इनको मिलते हुए जा रहा हो ये ऐसे करके, ठीक है। और ये जो आपका कहलाएगा ये नया, ये आपका कहलाएगा नया तरंगाग्र या नए तरंगाग्र की स्थिति। ये हाइगेन्स ने हमें सिद्धांत में बताया, ठीक है। बहुत क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार समझो। देखो हमने क्या बोला यहाँ पे कि मान लिया हमने स्टार्टिंग में तरंगाग्र ये पहला वाला, ठीक है, ये आपका जहाँ पे डॉट डॉट नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी कण होंगे वो नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे और यहाँ से तरंगे उसी चाल से निकलेंगी जो चाल से प्रकाश चलता है, यानी कि जो पहले चाल थी तरंग की। अब जो तरंगे निकली, मैंने देखा कि भाई ये वाला तरंग कितनी दूरी तय कर रहा है, तो मुझे टी समय में तरंग चाहिए, मुझे तरंगाग्र चाहिए टी समय में। तो मैंने मान लिया जो दूरी है वो v इंटू टी है, ठीक है। v होता है चाल और टी समय, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। सेम टू सेम ये वाला, ये भी ऐसे करके चलेगा, ये भी ऐसे करके चलेगा, ये भी ऐसे करके चलेगा, क्लियर। अब यहाँ से जाते मैंने ये दूरी ली इनकी और इनको आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें टच करते हुए एक पृष्ठ बना देना है जो नई स्थिति दिखाएगा तरंगाग्र की, ठीक है। बाकी ये आपका मिल में जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने कंसेप्ट पूरा पढ़ रखा होगा और मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर आपका हो गया होगा। तो इन दो कंसेप्ट का यूज करके हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, ठीक है। वीडियो पूरी देखना, बहुत क्लियर होने वाला है आपको। बहुत से बच्चों को नहीं आता, थ्योरी आप खुद बनाओगे देखना ही पढ़ने के बाद। तो हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक मान लिया इस तरीके से, एक अपने पास एक पृष्ठ है, ठीक है, अपने तरफ से मान लिया एक पृष्ठ, ठीक है। और हमने मान लिया कि दो तरंगे आ रही है इसमें टेढ़ी होते हुए इस तरीके से, एक तरंग ये, दूसरी तरंग ये, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, हमने मान लिया इसके ऊपर जो माध्यम है दूसरा है जहाँ पे प्रकाश की या तरंग की चाल v1 है, और यहाँ पे माध्यम है दूसरा जहाँ पे प्रकाश की चाल v2 है। और हम ये पहले से मान के चल रहे हैं कि v1 ग्रेटर है v2 से। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये विरल माध्यम होगा और ये सघन माध्यम होगा, ठीक है। सघन माध्यम में तरंग की चाल या प्रकाश की चाल कैसी हो जाती है भाई, कम हो जाती है बिल्कुल। तो हमने ये मान लिया, क्लियर, इतना ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो दो तरंगे आई अपनी, मैंने कहा जरा बताओ यार इसका, इसके लिए आप क्या करो, आप इसके लिए मुझे जरा
वो बताओ तरंगाग्र क्या होगा। तो आपने कहा यार ये दो तरंग आ रही है, तरंगाग्र जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? जो लंबवत हो किसके, तरंग के। देखो तरंग के लंबवत है तरंगाग्र, और इसे नाम दे दिया ए बी। क्लियर? देखो अभी तक दो तरंगे टेढ़ी तिरछी आपतित कराई मैंने, और मैंने बोला इसमें तरंगाग्र की नहीं, तरंगाग्र बताओ। आपने कहा तरंगाग्र जो होता है वो जो भी तरंगे आ रही है वो उसके लंबवत होगा, तो मैंने ये बना दिया ए बी एक तरंगाग्र। क्लियर? इस तरंगाग्र को नाम दिया मैंने ए बी। देखो ये आपतित आपतित तरंगाग्र, ये आपका आपतित तरंगाग्र बन गया। ठीक है, पीछे से शोर आ रहा होगा तो इसलिए थोड़ी, तो ये आपका आपतित तरंगाग्र हो गया। क्लियर? अब देखो अब क्या होने वाला है, अब मजा आने वाला है। यहाँ पे जब ये किरण आई, ठीक है, अब ये किरण यहाँ से, मैंने बोला कि भैया अब ये नीचे आ रही होगी या चलो नहीं भी आ रही, मैंने बोला कि टी समय बाद इसकी नई स्थिति बताओ। तो आप कंसेप्ट नंबर सेकंड यूज करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार। अब आपने क्या करा, आपने देखा कि चलो यहाँ तक की बात तो क्लियर थी, ये तरंगाग्र इधर आ गया और ये किरण इधर आ गई। ठीक है, टी समय बाद देखो ये अभी भी माध्यम नंबर एक ही में है भाई। आपकी ये जो तरंग है वो यहाँ पे माध्यम नंबर एक पर ही है, मतलब विरल माध्यम में, और ये सघन माध्यम में आ गई। ठीक है, मैंने बोला कि नई स्थिति बताओ, तो आपने यहाँ से यहाँ इसकी नई स्थिति मान लिया कि यहाँ पे पहुँच गया, आपने एक चाप लगा लिया यहाँ पे इस तरीके में। ठीक है, तो ये कितनी दूरी तय करके आएगा भैया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी v1 इंटू टी। अरे ये कैसे हो गई, ये कैसे होगी? देखो यार मैंने बोला कि स्टार्टिंग में यहाँ पे था, अब टी समय बाद ये कितनी दूरी तय कर रहा है वो बताओ। तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक आने में टी समय ले रहा है, और किस चाल से आ रहा है, v1 से, तो v1 इंटू टी। अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितनी दूरी तय करेगा? कम दूरी तय करेगा। क्लियर? क्यों? v1 बड़ा है v2 से, अभी आपको बताया। समय दोनों तरफ समान ले रहा हूँ, अगर टी समय में यहाँ से आ रहा है तो टी समय में यहाँ तक आने में कम दूरी तय करेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। क्यों दूरी तय करेगा कम? हमें नहीं समझ में आ रहा सर, क्यों करेगा? अरे भाई एक चीज़ बताओ, एक बाइक वाला 5 मिनट में 70 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और एक बाइक वाला 5 मिनट में 20 की स्पीड से चल रहा है, तो कौन ज़्यादा दूरी तय कर लेगा? 70 की स्पीड वाला ना। तो यहाँ पे माध्यम एक में चाल कैसी है? माध्यम एक की चाल ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। यहाँ पे आते आते ये कम दूरी तय करेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, हो जाएगी तुम्हारी v, क्या हो जाएगी? v2 इंटू टी। क्लियर? क्या होगी? v2 इंटू टी। ठीक है, अब मैंने बोला तरंगाग्र बनाओ भाई, नहीं तो आप क्या करोगे? इन दोनों चापों को मिला दोगे बिल्कुल ऐसे करके, ये। ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं इस तरीके से। तरंगाग्र अभी आपको बताया मैंने कंसेप्ट नंबर सेकंड कि क्या करते हैं, नई तरंगाग्र की स्थिति कैसे निकलती है। जो भी आपने ये दोनों चाप काटे, इन दोनों को मिला दो बस, तो ये आपकी तरंगाग्र की नई स्थिति हो जाएगी। कुछ भी नाम दे दो इसको, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, इसको नाम दे दिया सी इंटू डी। क्लियर? सी डी नाम दे दिया, तो सी डी आपका क्या हो गया? सी डी हो गया आपका अपवर्तित अपवर्तित तरंगाग्र। देखो डायग्राम कितना बनाना सिखा रहा हूँ मैं, डायग्राम कैसे, कंसेप्ट इसके क्लियर कर रहा हूँ आपको। सी डी आपका क्या हो गया? अपवर्तित तरंगाग्र। क्लियर? अब मैंने बोला ये आप क्या करना है, अपवर्तित किरणें भी बना दो, तो आपने बोला अपवर्तित किरणें क्या कैसे होंगी? लंबवत होंगी इसके। लो ये ऐसे आ रही है, तो लो अपवर्तित किरण ये रही है, अपवर्तित किरण ये रही है, लो लंबवत। ठीक है, तरंगाग्र के। क्लियर? इस तरीके से। अब जरा एंगलों पे बात कर लेते हैं। मान लिया ये यहाँ पे एक अभिलंब है एन, ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा? एंगल आई होगा? नहीं पता, हमें नहीं पता एंगल आई कैसे हो गया। अरे यार एंगल आई क्या होता है? एंगल आई होता है अपवर्तित सॉरी जो भी आपकी आपतित किरण है और अभिलंब के बीच बना कोण, तो ये बन रहा है एंगल आई आपका। क्लियर? अब जरा मुझे बताओ, देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये देखो पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये आई हो गया, तो ये क्या बचा आपका? 90 माइनस आई। ठीक है, इधर जगह ही नहीं बची, कहाँ दिखाऊं, तो चलो इधर दिखा देते हैं थोड़ा ऐसे करके। ये आपका 90 माइनस आई बचेगा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला 90 माइनस आई बचेगा। क्लियर? अरे ये एंगल क्या होगा? ये आई बचेगा। ये एंगल क्या हुआ? आई। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, आपको पता है कि जो आई कोण होता है, ठीक है, जो आपका
आई कोण है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ऐसे ही आपका आपतित तरंगाग्र, याद रखो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपतित तरंगाग्र और सरफेस, सरफेस या जो भी पृष्ठ है, ठीक है, ये सरफेस देखो, ये वाला पूरा सरफेस, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल आई। इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी तक पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण एंगल आई होता है। मैंने आपको बताया आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र और सरफेस के बीच बना कोण भी एंगल आई होता है। ठीक है, याद कर लो, लेकिन याद करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे मैथ लगानी है थोड़ी सी। भैया ध्यान से देखो, ये आपका अभिलंब, ये आपका सरफेस, ठीक है। मैंने बोला ये चीज यहाँ पे कितने एंगल का बना रही है, ये बना रही है इस तरीके से, ध्यान से देखना, ये बना रही है आपका एंगल आई और ये है 90 माइनस आई। तो ये कितना होगा, कितना होगा ये भैया, सीधी सी बात है, 90 माइनस आई, ठीक है, माइनस 90, इतनी चीज़ घटा दो, ये इतनी चीज़, ये पूरी चीज़ घटा दो, तो क्या बचेगा, एंगल आई 90 से 90 कट जाएगा। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, देखो ये वाला एंगल क्या होगा, स्मॉल आर एंगल, ठीक है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच स्मॉल आर एंगल बनता है, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब मुझे बताओ ये है 90, देखो ये चीज़ भी ऊपर 90 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, और ये चीज़ भी इधर 90 होगी, तो ये एंगल क्या बचा, अरे तो अपने आप आर बन गया यार, अपने आप आर बन गया। ध्यान से देखो, ये एंगल आर, ठीक है। आपको थोड़ा कंसेप्ट देखो पीछे का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी उस चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा, मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, लेकिन इसके कंसेप्ट पूरे क्लियर कर दूंगा। ये एंगल आई आर है, ठीक है, ये 90, तो ये एंगल क्या बचेगा, ये आर बचेगा भाई, ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये अपने आप क्या बचेगा, एंगल आर बचेगा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें दो त्रिभुज देखने हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, इन दो त्रिभुज देखने हैं। इसमें देखूंगा मैं साइन आई, देखो साइन आई, ये थोड़ा और, चलो इन दोनों त्रिभुजों को बना भी लेते हैं, त्रिभुज बना भी लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, क्लियर। तो ये एंगल आई है, ठीक है, एंगल आई के सामने V1 इंटू टी हो जाएगा, ये वाली भुजा बी डी। ऐसे ही दूसरा बना लेते हैं, ठीक है, ए डी सी, ठीक है, और ये आपका इसमें सी डी भुजा जो है यहाँ पे बन रहा है एंगल आर, और इसके ठीक सामने V इंटू टी, ध्यान देना, देखो ये एंगल आर, इसके ठीक सामने V टू टी, क्लियर। चलो मैंने ऐसे साइन आई निकाला, साइन आई क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब है V1 इंटू टी, आधार है ए डी, यहाँ से मैंने निकाला साइन आर, साइन आर वो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो V2 इंटू टी, आधार इसका भी ए डी, ठीक है। सिद्ध करना है मुझे अपवर्तन, तो साइन आई अपॉन साइन आर कर दूंगा, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों को भाग लगा दिया, तो ए डी और ए डी कट जाएंगे, क्या बचेगा, V1 अपॉन V2, टी से टी भी कट जाएगा। देखो दोनों ही कांस्टेंट होंगी, क्योंकि भैया V1 कांस्टेंट है, V2 कांस्टेंट है, तो यही हमें प्रूव करना था, क्या है ये भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पॉइंट, मतलब जो भी हमारा अपवर्तन का नियम था उसका सेकंड पॉइंट। और अगर थोड़ा आपको ध्यान आ रहा है तो यही चीज़ आपकी N1 अपॉन N2 भी होती है, ठीक है, क्लियर। तो चलो इतना प्रूव कर दिया। अब हमें पहला पॉइंट प्रूव करना है अपवर्तन का। पहला पॉइंट प्रूव करना है, देखो उसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और लैंग्वेज क्या है, बहुत ईजी है। देखो ये हमारा पूरा का पूरा बोर्ड है, ठीक है। मैंने बोला कि तरंग ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है तरंग, बोर्ड जो है वो तरंग के लंबवत है, यानी कि बोर्ड कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा है, बोर्ड नहीं सॉरी तरंग आगे कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा होगा, देखो मेरा हाथ ऐसे आ रहा है 90 डिग्री पे, ये वाला तरंग आगे भी 90 डिग्री पे, क्लियर। और ये बोर्ड का प्लेन कैसे, ऐसे इधर से, नहीं आया समझ, देखो ये वाला तरंगाग्र ए भी, ये ऐसे देखो बाहर आ रहा है 90 डिग्री पे बोर्ड से, और ये जो प्लेन है, ये सरफेस, ये भी ऐसे बाहर आ रहा है, और ये वाला भी इस तरीके से 90 डिग्री पे बाहर आ रहा है, क्लियर। यानी कि सब बोर्ड से 90 डिग्री पे, बोर्ड मेरा ये ना, ये ऐसे बाहर, ये ऐसे बाहर, और ये इस तरीके से बाहर, ठीक है।
आपको पता है जो तरंग होती है वो तरंग आगर की लंबत होगी, ठीक है। आपको पता है जो तरंग है वो तरंग आगर की लंबत होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों के तीनों ए बी सरफेस और ये किसके लंबत है, ये भाई साहब जी ये बोर्ड के लंबत है। और जो तरंग आ रही हैं वो किसके लंबत हो रही हैं, वो हो रही हैं इन तीनों के ही लंबत, तरंग आगर के लंबत इन दोनों के। तो ये बात हम नहीं कह सकते कि यार जो आपका परावर्तित किरण है, सॉरी परावर्तित तो नहीं होगी यहाँ पे, आपतित किरण है, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब ध्यान देना, और अभिलंब तीनों कहाँ पे है भाई, तीनों इस बोर्ड में है, इस बोर्ड में है, तीनों इस बोर्ड में है। आपको बोर्ड में लिखना, आपको क्या लिखना है, तीनों के तीनों कागज तल में है। तो यही प्रूव करना था कि तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, यही तो नियम था। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इन 2 क्वेश्चन को रखते हैं अभी, बाकी और करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो कमेंट करके बताओ और देखते रहो चैनल को। थैंक यू।